सभी को नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात। आज का जो क्लास है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन यानी पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण के अजैव घटक पॉल्यूशन कहते किसको है, प्रदूषण किसको कहते हैं? तो पर्यावरण में अजैव घटक में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जो होता है, जिससे क्या होता है मनुष्य और अन्य जीवों के लिए क्या होता है हानिकारक होता है, उसी को बोलते हैं प्रदूषण। प्रदूषण किसको कहता है कि हमारे पर्यावरण में जो अजैव घटक में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जो क्या है मनुष्य और अन्य जीवों के लिए हानिकारक होता है, उसी को बोलते हैं प्रदूषण। अवांछनीय परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? अगर इसका परिवर्तन हो रहा है तो उसका मुख्य कारण क्या है? तो मानव अपना स्वार्थ और सुख, मानव अपनी स्वार्थ और सुख के लिए क्या करता है, उस चीजों का प्रयोग करता है जिससे क्या होता है कि पर्यावरण अवांछनीय हो जाते हैं। इसका मेन कारण है आपका बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती औद्योगिकरण, बढ़ता हुआ नगरीकरण से पर्यावरण का स्वाभाविक संतुलन क्या है बदल गया है। मनुष्य अपने स्वार्थ के और सुख के लिए क्या करता है, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या है, बढ़ती हुई औद्योगिकरण, बढ़ता हुआ नगरीकरण से क्या होता है कि पर्यावरण का जो संतुलन क्या होगा चेंज हो गया है, जिससे हमारे मानव का स्वास्थ्य पे खतरा पड़ गया है। पर्यावरण परिस्थिति का संतुलन बिगाड़ने वाले रासायनिक एवं अन्य पदार्थ को प्रदूषण के कारण बनते हैं, उससे प्रदूषक कहते हैं। यानी पर्यावरण को संतुलन को बिगाड़ने वाले जो रासायनिक पदार्थ होते हैं या जो अन्य पदार्थ होते हैं उसी को बोलते हैं प्रदूषक। मतलब जो क्या करते हैं पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ते हैं उसको बोलते हैं प्रदूषक। अब देखते हैं प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं। प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो प्राथमिक प्रदूषक और आपका द्वितीय प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक उसको बोलते हैं जो क्या करते हैं पर्यावरण में मूल विभिन्न स्रोतों से निकल के डायरेक्ट क्या करते हैं पर्यावरण में मिलते हैं और वह प्रदूषण को फैलाते हैं, उसी को बोलते हैं आपका प्राथमिक प्रदूषण। जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, DDT। CO2 क्या है, जैसे गाड़ी से निकला CO2 CO, और आपका औद्योगिक संस्थान से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और डायरेक्ट क्या करता है आपके पर्यावरण को प्रदूषण करते हैं। द्वितीय प्रदूषक उसको बोलते हैं जो प्राथमिक प्रदूषण के आपस में होने वाले रासायनिक प्रतिक्रियाओं के बाद बनते हैं। यानी क्या करते हैं प्राथमिक प्रदूषक के बाद इनके क्या होता है केमिकल रिएक्शन के बाद क्या बनते हैं डायरेक्ट बनते हैं। ये डायरेक्ट क्या डायरेक्ट नहीं होते हैं, ये क्या होता है कि प्राथमिक प्रदूषक जो होता है और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के बाद बनते हैं उसको बोलते हैं आपका द्वितीयक। जैसे में O3 अमोनिया और पैन। तो आपको ध्यान रखना है कि द्वितीय प्रदूषक किसको बोलते हैं, तो प्राथमिक प्रदूषक के आपस में मिलने से रासायनिक अभिक्रिया होने से जो बनता है उसको बोलते हैं द्वितीय प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक क्या है, वो डायरेक्ट स्रोत से निकलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकला, CO2 CO निकला, DDT निकला, ये क्या है आपको डायरेक्ट निकलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल में पूछा जाता है कि कौन सा प्राथमिक है और कौन सा द्वितीय। तो मैंने आपको एग्जाम्पल याद रखना है, पैन आपको याद रखना है कि द्वितीय है। अब आता है कि जैव न्यूनीकरण क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल किसको बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल किसको बोलते हैं। देखिए ऐसे प्रदूषक जो पर्यावरण में उपस्थित है लेकिन क्या है डिकम्पोज द्वारा अपघटित हो जाते हैं, उसको बोलते हैं जैव न्यूनीकरणीय प्रदूषक। ठीक है, जैसे प्रदूषक है लेकिन क्या होता है वो डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी सूक्ष्म जीवा के द्वारा क्या होते हैं वह अपघटन हो जाते हैं उसका। जैसे में आप देख लेते हैं कि जंतुओं के मल मूत्र, बाह्य मल, सीवेज, कृषि द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ, कागज, कपास निर्मित वस्तु, जंतु, पेड़ पौधा, मृत शरीर, लकड़ी आदि, ये क्या है आपका जैव न्यूनीकरणीय प्रदूषक है। ये क्या होता है कि सूक्ष्म जीव के द्वारा डिकम्पोज कर दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है प्रदूषण नहीं फैलता है, कम फैलता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो जैविक अपघटन नहीं होते, यानी जीवों के द्वारा अपघटन नहीं किया जाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं जैव अनवीकरणीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। आपको एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा जैव न्यूनीकरणीय है और कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक का उदाहरण है। जैसे में आपका कीटनाशी और पीड़कनाशी, DDT, सीसा, आर्सेनिक, अल्युमिनियम, प्लास्टिक, पारा, रेडियो धार्मिक पदार्थ और अन्य रासायनिक पदार्थ जो है ये क्या है जैव अनिम्नीकरणीय है, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी ये क्या होता है डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है, ये एग्जाम में यही पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल है और बायोडिग्रेडेबल है। चलिए प्रदूषण पढ़ते हैं। वायु प्रदूषण क्या होता है, तो वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है, पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण बनाए हुए है। वायु में जो है 78% नाइट्रोजन और 21% क्या है ऑक्सीजन है।
और 0.9% आर्गन है, 0.3% जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और शेष जो है अन्य गैस है। तो हमारे पर्यावरण में कौन सा गैस है? वायु में जो 78% नाइट्रोजन है, 21% आपका ऑक्सीजन है, और 0.9% क्या है? आर्गन है, और उसके बाद 0.03 आपको याद रखना है कि वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो कितना है? 0.03% है आपका कार्बन की मात्रा, और अन्य गैस है। वर्तमान समय में वायु में कई अवांछनीय पदार्थ मिलकर वायु के अवयव को संतुलन बिगाड़ दिया है, जिसके कारण वायु की गुणवत्ता में निरंतर कमी आ रही है। वायु के अवयवी गैस का संतुलन बना रहना या वायु का शुद्ध रहना मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी जैविक समुदाय के अस्तित्व के लिए बनाए रखने के अत्यंत आवश्यक है। यानी जो ये आपका वायु का जो कम्बिनेशन है, आपका संगठन है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, ये जो है आपको बनाए रखना है, जिससे क्या होता है कि पर्यावरण आपका सही रहेगा। लेकिन क्या करें, हम अपने मनुष्य अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अनेक चीज़ों का प्रयोग करता है, जिससे क्या करता है वायु में ये जो गैस का जो संगठन है ये क्या होता है? चेंज हो जाता है। इसी को बोलते हैं वायु प्रदूषण। यानी इसकी जो परसेंटेज मात्रा में परिवर्तन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगा, तो ये क्या है हमारे, इसी को बोलते हैं वायु पॉल्यूशन। अब देखते हैं कि वायु पॉल्यूशन कौन कौन से जो गैस मतलब होते हैं, वायु पॉल्यूशन कौन कौन कैसे कैसे फैलते हैं उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। जैसे देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड यह है सबसे ज़्यादा प्रदूषक की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रदूषक गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड है, और इसकी आधे हिस्सेदारी जो है केवल कार्बन मोनोऑक्साइड की है। मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट की बात देखा जाए वायु में तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये निकलता कहाँ से है? तो ये इसका मुख्य स्रोत है आपका स्वचालित वाहन और परिवहन और के अन्य साधन है। ठीक है, यानी मुख्य स्रोत क्या है आपका? जितने भी गाड़ी चलती है उससे क्या निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, और जैविक ईंधन का प्रयोग से भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। इसके अलावा गैस जो है जैविक ईंधन के अपूर्ण दहन से, अगर जैविक ईंधन का अपूर्ण दहन हो रहा है उससे भी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सिगरेट के धुएं से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और एल्युमिनियम संयंत्र से भी क्या है? वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सबसे ज़्यादा प्रदूषक गैस है। आधा हिस्सेदारी जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की होती है। इसका मुख्य स्रोत है आपका स्वचालित वाहन, यानी जो गाड़ी चल रहे हैं, आपका परिवहन और अन्य साधन है। जैविक ईंधन भी आपका करता है, अपूर्ण दहन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलते हैं, और एल्युमिनियम संयंत्र से भी क्या करते हैं? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की देखते हैं कि होता कैसा है। तो यह रंगीन होता है और यह गंधहीन होता है। ठीक है, यह सांस के द्वारा अंदर जाने पर यह गैस कोई जलन भी उत्पन्न नहीं करता है। जैसे क्या है, यह हमारे सांस के अंदर जाएगा तो इसमें कोई हमारे आपके श्वसन में दिक्कत नहीं होगा। और ये मेन क्या है इसका, ये है कि ये रक्त के हीमोग्लोबिन में संयोजन करने की जो क्षमता है ऑक्सीजन से 300 गुना अधिक होता है, जिससे क्या करता है आपके रक्त में मिल जाता है और जो हीमोग्लोबिन से संयोजन कर लेता है। और ऑक्सीजन की जो अपेक्षा है, जो क्षमता है वो 300 गुना अधिक होता है। तो हमारे बॉडी में क्या होगा, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन ले जाने की जो क्षमता को ये कम कर देता है। क्यों? क्योंकि यह क्या करता है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारे श्वास रोध उत्पन्न होगा और मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। यानी ऑक्सीजन की जगह पर हमको क्या मिलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों? क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से जो होता है यह 300 गुना क्या है, ऑक्सीजन की ज़्यादा अपेक्षा क्या है, उससे अधिक संयोजन करने की क्षमता रखता है। इसलिए क्या होता है कि ऑक्सीजन की जगह पर हमारे बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा, और जिससे क्या होगा, हमको श्वास लेने में दिक्कत होगा और मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की क्षमता बढ़ने से मनुष्य में शिथिलता या चक्कर आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। और बच्चों में क्या होता है, कम वजन का होना भी एक अन्य प्रभाव है इसका। ठीक है, तो अब कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, सबसे ज़्यादा प्रदूषक कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। आधा हिस्सेदारी किसका है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। इसका उत्पादन कहाँ से होता है? स्वचालित वाहन परिवहन से, जैविक ईंधन का अपूर्ण दहन से, सिगरेट के धुआं से, एल्युमिनियम संयंत्र से। यह होता कैसा है? तो यह रंगीन होता है, गंधहीन होता है, और यह हमारा श्वास लेने पर कोई जलन उत्पन्न नहीं करता है। यह हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि संयोजन की जो क्षमता होती है वह 300 गुना अधिक होती है, किसके? ऑक्सीजन के अपेक्षा। ठीक है, जिससे क्या आता है, हमको श्वास लेने में दिक्कत आ सकती है। और हमारे शरीर में क्या होता है, इसकी मात्रा बढ़ने से शिथिलता या चक्कर आएगी, और बच्चों में वजन इसका कम होने का मुख्य कारण हो सकता है।
चलिए अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना है, 0.3% है। इसकी मात्रा जो है आपका 0.3% वायु में रहना क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी है, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं। ईंधन के, अब इसका उत्पादन कैसे होता है, तो ईंधन के जलने से, कारखाने, यातायात के साधन बढ़ने से वातावरण में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रतिशत बढ़ रही है। मनुष्य और अन्य जीवों के लिए बहुत ही हानिकारक है। जैसे क्या है, इसकी मात्रा जो है 0.03 रहना जरूरी है, लेकिन जब उससे की मात्रा बढ़ता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रहा है, जिससे क्या आता है कि मनुष्य और अन्य जीवों के भी हानिकारक होता है। ये निकलता कहाँ से, ईंधन के जलने से, कारखाने से, यातायात के साधन बढ़ने से। इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। वायु में बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण अगर परिणाम स्वरूप देखा जाए तो वायुमंडल के तापक्रम में वृद्धि होता है। तो अगर मतलब क्या है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वायुमंडल के तापक्रम में वृद्धि हो रहा है, तो उसका मुख्य कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बोलते हैं हरित गृह प्रभाव, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो प्रयोग किया जाता है वो कहाँ, किसका किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। ध्रुवीय हिमखंडों का पिघलना, ध्रुवीय हिमखंड है, जितने भी आपके ध्रुव पे बर्फ जमे हुए क्या कहते हैं, पिघलेंगे। और पिघलने से क्या होगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और क्या होंगे, जो आपका द्वीप है, जो पानी का लेवल कम है, वो क्या होगा, डूब जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से क्या होता है, सिर दर्द होता है और उल्टी आदि भी उत्पन्न होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है और यह इतना मात्रा बना रहना जरूरी है। इसका उत्पादन कल कारखाने, यातायात से, परिवहन से होता है। यह मनुष्य अन्य जीवों के लिए बहुत ही हानिकारक है जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो। और इसका अगर परिणाम स्वरूप देखा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो क्या क्या हो सकता है, तो वायुमंडल के तापक्रम में वृद्धि होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो ध्रुवीय पदार्थ, ध्रुवीय में जो बर्फ जमे हुए पिघल जाएंगे, समुद्र लेवल बढ़ जाएगा और बड़े से छोटे छोटे ऐसे द्वीप हैं जिसका लेवल कम है, समुद्र लेवल से हाइट कम है, वो डूब जाएंगे और मनुष्य में सिर दर्द, उल्टी जैसी घटनाएं उत्पन्न होती है। अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। तो ईंधन के दहन और मोटर वाहनों के न सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वाहन वातावरण में आते हैं। ईंधन के दहन और मोटर वाहनों से न सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं, ठीक है, बल्कि ये कई प्रकार के हाइड्रोकार्बन भी निकालते हैं। अगर मोटरसाइकिल की बात की जाए तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अन्य प्रकार के हाइड्रोकार्बन निकालते हैं। जैसे में आप देख लेते हैं बेंजोपायरिन, इथिलीन, बेंजीन और एसिटिक अम्ल जैसे क्या है, हाइड्रोकार्बन भी उत्पन्न करते हैं जो वातावरण में मौजूद होते हैं। और इससे क्या होता है कि पहले हाइड्रोकार्बन की अगर बढ़ती सांद्रता के कारण देखते हैं तो पौधों में समय से पहले क्या होता है, पहले पत्तियों और पुष्प कलियों में पीलापन आ जाता है और ये क्या होती है, झड़ जाती है। मनुष्य ऐसे हाइड्रोकार्बन से आपका फेफड़ा के कैंसर होता है। अगर हाइड्रोकार्बन की देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन जो है ये आपका मोटर वाहन से निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ ये निकलते हैं। जैसे में आपका बेंजोपायरिन, इथिलीन, बेंजीन और एसिटिक अम्ल है, ये वातावरण में प्रवेश करते हैं और इससे क्या होता है कि पेड़ पौधे भी प्रभावित होता है। पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं और पुष्प कली जो है वह पीला पड़ जाता है और वह झड़ जाता है। और मनुष्य में इसका प्रभाव देखें तो मनुष्य में जो है फेफड़े का कैंसर जो है मुख्य कारण आपका हाइड्रोकार्बन का है। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड को देखते हैं। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है मोटर वाहन, बिजली पैदा करने वाला संयंत्र, खाद और कीटनाशक का प्रयोग से नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या होता है, बढ़ जाता है। नाइट्रोजन के मुख्यतः आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड और आपका NO2 जो वायुमंडल को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। NO2, ठीक है, आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है भूरी विषैली गैस है। क्या है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भूरी विषैली गैस जो है वायुमंडल में पूरे भूरे रंग का धुंध बनाता है, यह जो है आपका NO2 जो है भूरी विषैली गैस है जो क्या करता है, भूरे रंग का धुंध बनाता है, वायुमंडल को यह प्रदूषित करता है। नाइट्रोजन का ऑक्साइड का इफेक्ट देखें मानव में तो क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रहण की क्षमता में कमी आती है इसकी मात्रा से। और अम्ल वर्षा हेतु क्या है, यह आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रभावित है। देखिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है मोटर वाहन, बिजली पैदा करने वाला संयंत्र, खाद्य एवं कीटनाशकों का उद्योग से क्या होता है, हमको नाइट्रोजन गैस के ऑक्साइड क्या होता है वायुमंडल में मिलते हैं और यह क्या करते हैं, मानव के रक्त के ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता को कम करता है। अम्ल वर्षा हेतु क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ही क्या होते हैं, जिम्मेवार होते हैं। सल्फर के यौगिक, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका क्या है, इससे रक्त आपका ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता में क्या आती है, कमी आती है। अब अगर सल्फर के यौगिक की देखिए बात की गई है तो बिजली पैदा करने वाला संयंत्र
आपको रिफाइनरी से, जीवाश्म ईंधन के जलने से भी क्या आता है, सल्फर गैस मुक्त होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलते हैं, और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब क्या आते हैं आपका मुक्त होते हैं वायु में, वायु को प्रदूषित करते हैं। यही सब क्या कहते हैं, वायुमंडल में मिलकर क्या करते हैं, आपके वायु को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, सल्फर की सांद्रता बढ़ता है तो आपका मानव और वनस्पति दोनों पर क्या बुरा इफेक्ट पड़ता है, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड के प्रभाव से मुंह, गला और आंखों में रूखापन पैदा होता है, इसके सल्फर डाइऑक्साइड के प्रभाव से। सल्फर तेज गंध वाली गैस है जो कफ पैदा करती है, श्वास नली को अवरुद्ध करती है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या आता है कि आपका क्लोरोफिल, पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वो नष्ट हो जाता है और कोशिकाओं की उत्तकों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होता है, पहले उत्पन्न कहाँ होता है, आपका बिजली पैदा करने संयंत्र से, उद्योग से, रिफाइनरी से, जीवाश्म ईंधन के जलने से। ये कहता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैसें क्या होती हैं, मुक्त होती हैं, वायुमंडल में मिलकर क्या करते हैं, वायु को प्रदूषित करते हैं। इनकी अगर सांद्रता पर, सल्फर के यौगिक की जब सांद्रता अगर वायुमंडल में बढ़ जाती है तो मनुष्य और वनस्पति दोनों पर क्या इफेक्ट डालते हैं। जैसे में आपका इसका प्रभाव देखा जाए तो आपका मुंह और आंखों में रुखरापन पैदा हो जाता है, और तेज गंध वाली गैस क्या आती है, कफ पैदा करती है। श्वास नली का अवरुद्ध कर देता है, और क्लोरोफिल क्या होता है, पत्तियां अगर वनस्पति देखा जाए क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है और उसकी उत्तक की मृत्यु हो जाती है। अब धुआं की बात किया जाए तो धुआं क्या आता है, ठोस और तरल दोनों प्रकार के छोटे छोटे कणों का मिलकर बनाता है, ठोस और तरल। धुआं क्या है, ठोस और तरल से मिलकर आता है। धुआं घरेलू ईंधन के अपूर्ण दहन से क्या करता है, धुआं निकलता है। धुएं में क्या क्या होते हैं, तो धुएं में राख, धूलकण, काली हानिकारक गैस होती है। महीन रेशे जैसे कई वायु प्रदूषक होते हैं, ठीक है, जो मनुष्य और पौधों को भी क्या कर नुकसान पहुँचाते हैं। अगर धुएं का बीमारी देखा जाए मनुष्य में, तो मनुष्य में बीमारी अस्थमा होता है, फेफड़े का कैंसर होता है, आपका खांसी संबंधी यानी श्वसन संबंधी बीमारी जो होता है आपका धुआं से होता है, और आंखों में जलन भी क्या होता है, धुआं से होता है। अगर आपको पौधों में देखा जाए तो पत्तियां इनकी काली और पीली होकर वृक्ष से झड़ने लगती हैं, यह धुआं के कारण है। तो धुआं क्या कारण है, यह ठोस और तरल दोनों प्रकार के छोटे छोटे कण होते हैं। यह धुआं जो है घरेलू ईंधन के अपूर्ण दहन से बनते हैं। धुएं में राख, धूलकण, काली हानिकारक गैसें, महीन से आपका वायु प्रदूषक रहते हैं। अगर धुएं में के कारण मनुष्य में क्या आता है, आपका श्वसन संबंधी बीमारी से दमा हो जाएगा, फेफड़े का कैंसर, खांसी संबंधी रोग आपका, और आंखों में जलन जैसी बीमारी हो जाती है। धुएं के प्रभाव से पौधों में क्या होता है, पत्तियां काली और पीली पड़ जाती है। धुंध क्या आता है, धुंध क्या आता है, धुंध जो है दो शब्द से बना है, स्मोक और फॉग, ये दोनों शब्द से क्या आता है, मिलके बना होता है। कोहरा क्या होता है, कोहरा बनना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये क्या है, आपके मानव द्वारा हस्तक्षेप से नहीं बनता है। ये क्या आता है, ये फॉग आपको एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी आपको ध्यान रखना है कि फॉग जो है वह मानव निर्मित, मानव के हस्तक्षेप से नहीं बनता है, यह प्राकृतिक रूप से बनता है। इसमें क्या आता है, जब जल के सूक्ष्म कण वायु में निलंबित रहते हैं तो कोहरा, जब धुआं मिलता है, जब कोहरा में क्या होता है, आपका धुआं मिलता है तो धुंध का निर्माण होता है, स्मोक का निर्माण होता है। ठीक है, कोहरा में जब धुआं मिल जाएगा, ठीक है, देखिए कोहरा जो प्राकृतिक है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जल के सूक्ष्म कण और वायु में जो निलंबित रहते हैं सूक्ष्म कण, ठीक है, जल के साथ वो, और कोहरा में जब धुआं मिलता है उसी को बोलते हैं धुंध। ठीक है, यह प्राय जो है शहरों में छाए रहते हैं। धुंध दो प्रकार के होता है, एक सल्फ्यूरस स्मॉग और एक होता है प्रकाश रासायनिक स्मॉग। सल्फ्यूरस स्मॉग जो है धुआं, कोहरा और सल्फर के ऑक्साइड के मिलने से बनता है। यह स्मॉग जो है अवकारक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, कि स्मॉग जो है आपका अवकारक, आपको एग्जाम में ये पूछा सकता है कि आपका जो है सल्फ्यूरस स्मॉग जो है प्रकाश रासायनिक स्मॉग किस तरह कौन सा कार्य करता है। तो सल्फ्यूरस स्मॉग जो है अवकारक की तरह कार्य करता है। यह सूर्योदय के बाद प्रवाहित होता है। सल्फ्यूरस स्मॉग को क्या लंदन टाइप स्मॉग कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि लंदन टाइप स्मॉग किसको बोलते हैं, तो सल्फ्यूरस स्मॉग को। और प्रकाश रासायनिक स्मॉग की उत्पत्ति जो होता है सूर्य की उपस्थिति, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के विघटन के फलस्वरूप होता है। यह स्मॉग जो है ऑक्सीकारक होता है। आपको ध्यान रखना है कि यह क्या होता है, ऑक्सीकारक। आपको प्रकाश रासायनिक स्मॉग जो है वह ऑक्सीकारक होता है। इसको लॉस एंजल्स स्मॉग बोलते हैं। लॉस एंजल्स कहाँ है, अमेरिका में, और लंदन क्या है आपको, ब्रिटेन में। आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि अवकारक किस टाइप में होता है, सल्फ्यूरस में। लंदन टाइप स्मॉग किसको बोलते हैं, सल्फ्यूरस स्मॉग को। प्रकाश रासायनिक स्मॉग के किसको, लॉस एंजल्स स्मॉग बोलते हैं। इसमें यह कैसा किस प्रकार का उदाहरण होता है, तो ऑक्सीकारक का। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना।
अगर प्रकाश रासायनिक अश्मों का मुख्य अवयव जो है ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड और पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट, ठीक है, ये आपका पर ऑक्सीटल नाइट्रेट, यानी पैन का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट होता है पैन का फुल फॉर्म, ठीक है। प्रकाश रासायनिक के प्रभाव से धातु, पत्थर, रबर, रंगे हुए सतह का क्षय होता है। ओजोन तथा पैन के कारण में क्या होता है, आंखों में जलन होती है। ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड पे आपका गला भी प्रभावित करता है, ठीक है। और प्रदूषक की बात करते हैं तो भारी धातु, जैसे में हम क्या करते हैं, निकेल, सीसा, आर्सेनिक, कैडमियम, पारा, जिंक, बेरिलियम आदि का यौगिक जो वायुमंडल में निष्कासित होते हैं। आपको उद्योग धंधों से जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उनसे क्या होता है, यह वायुमंडल में मुक्त होते हैं, और यह वायुमुक्त मुक्त होने के बाद आपके जीवों के शरीर में अनेक तरह के प्रभाव को डालते हैं। जैसे अगर लेड की बात की जाए, लेड एक विषैली धातु है, ठीक है। यह क्या होता है, श्वास लेने पर हमारे फेफड़ा में एकत्र हो जाता है, और लेड विषाक्त नामक क्या होता है, लेड पॉइजनिंग उत्पन्न करता है, जिससे हमको क्या करता है, आपका उल्टी, नींद न आना, कब्जियत, थकावट एवं रक्त की कमी। इसके अतिरिक्त लेड से आपको मानसिक विकृति, लेड से क्या होता है, मानसिक विकृति पैदा होती है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि लेड से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, तो आपको याद रखना है उल्टी, नींद न आना, कब्जियत, थकावट, और इसके आपको लेड से मानसिक विकृतियां उत्पन्न होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या होता है, मानसिक विकृतियां उत्पन्न होती है। पारा धातु की बात की जाए तो यह भी क्या है, इसके यौगिक विषाक्त होते हैं, यह कल कारखाने से भी निकलते हैं, और पारा विषाक्त के कारण क्या होता है, यह क्या करते हैं, उपयोग होने वाले कीटनाशक में पारा के जो कीटनाशक का प्रयोग किए जाते हैं, ये आपका पारा से जो बीमारी होता है आपको ध्यान रखना है। मीन माता रोग जो है वो किससे होता है, तो आपको पारा से होता है, यह आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी देखना है कि आपको पारा से क्या होता है, आपके मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, और दृष्टि छवन क्षमता की शिथिलता पड़ जाती है, और अंतर दिमाग क्षतिग्रस्त हो जाता है, ठीक है। कैडमियम स्वास्थ्य जहर का काम करता है, और यह कैडमियम से आपका उच्च रक्तचाप, यानी हृदय संबंधी रोग है, आपको किससे होता है, आपको कैडमियम से। तो तीन चीज़ आपको याद रखना है। अगर शीशा है तो शीशा से हमको कौन सा होगा, मानसिक विकृति पैदा होती है। अगर आपका पारा है तो मीन माता रोग होगा, जिससे क्या होगा, मांसपेशियां कमजोर पड़ जाएगी। अगर कैडमियम है तो आपको क्या होगा, ब्लड प्रेशर उच्च हो जाएगा, और आपका हृदय संबंधी बीमारी होती है। अगर घरेलू अपमार्जक और पेयनाशी की बात की जाए तो घरेलू अपमार्जक में आपका क्या है, घरों में मच्छर, चूहे, खटमल, मक्खी, तिलचट्टा, दीमक जैसे कीड़ों को मारने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड यूज करते हैं, कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। ये कीटनाशक में आपका क्या है, एल्ड्रीन, फ्लीट, गैमेक्सिन, डीडीटी और फिनाइल जैसे का प्रयोग हम करते हैं। ये क्या करते हैं कि आपको रसायन खाद्य श्रृंखला के अंग बन जाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, खाद्य श्रृंखला के, यानी भोजन के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचता है, ठीक है। और मनुष्य क्या होता है, पुनः इसका कुछ समय बाद स्वतः शिकार बन जाता है। इससे क्या होता है कि आपके प्रभाव से तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होते हैं, जैसे आपका लीवर और त्वचा संबंधी बीमारी होगा, ठीक है, इससे होगा। और इसके अलावा जो रासायनिक क्रिया का संतुलन भी आपको बिगाड़ देगा। यानी घरेलू अपमार्जक और पेयनाशी में जो हम यूज करते हैं कीटों को मारने के लिए, ये कुछ समय बाद हमारे क्या होता है, हमारे खाद्य श्रृंखला का अन्न बन जाता है, और हम क्या करते हैं, खाने के बाद हमको क्या होता है, स्वतः हम बीमार पड़ जाते हैं, और इससे जो होता है आपका लीवर और त्वचा संबंधी नामक बीमारी उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं फ्लोराइड्स। फ्लोराइड्स क्या, फ्लोराइड्स एक खनिज, अगर फ्लोराइड एक खनिज मृदा पत्थर से जहरीली गैस हाइड्रोजन फ्लोराइड उत्सर्जित करती है। कौन सा, हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस उत्पन्न होती है, जो वायुमंडल में प्रदूषित करती है। इससे क्या आता है कि अगर फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है तो पत्तियों के सिरों और किनारों पर क्या आता है, क्लोरोसिस और नेक्रोसिस। आपको ध्यान रखना है कि आपको फ्लोराइड की मात्रा अगर बढ़ती है तो पत्तियों में क्या आता है, सिरों पर एवं किनारों पर कौन सी बीमारी होती है, क्लोरोसिस और नेक्रोसिस, फ्लोराइड की फ्लोरोसिस। अगर मानव में बोला जाए तो मानव क्या, फ्लोरीन की यौगिक मिलने से उसे कौन सी बीमारी होती है, फ्लोरोसिस। मानव में होता है फ्लोरोसिस, ठीक है। जिससे क्या होता है, पशु के वजन में कमी, लंगड़ापन और अतिसार जैसी बीमारी उत्पन्न होती है। तो आपको एग्जाम में यही पूछा जाता है कि फ्लोराइड की अगर सांद्रता अगर वायुमंडल में बढ़ती है तो कौन कौन सी बीमारी होते हैं। तो आपका मानव में जो फ्लोरोसिस होता है, और पत्तियों में देखा जाए, पेड़ वनस्पति में देखा जाए तो क्लोरोसिस और नेक्रोसिस नामक जैसी बीमारी होती है। तो आपको यह ध्यान रखना है। ओजोन 3 क्या है, ओजोन 3 समताप मंडल में उपस्थित ओजोन पराबैंगनी किरणों को रोककर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है। यह क्या आता है, ओजोन जो एक प्रकार का क्या है, समताप मंडल में उपस्थित ओजोन क्या है, एक प्रकार का परत है,
जो क्या करता है, पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है। परंतु इसमें क्या है, कम ऊंचाई पर ओजोन का सांद्रता बढ़ना और पौधों तथा जीवों के लिए हानिकारक है। अगर कम ऊंचाई पर ओजोन की मात्रा बढ़ रही है तो ये भी क्या है, पौधों और जीवों के लिए हानिकारक होता है। ओजोन की सांद्रता जब 0.01 ppm होता है तो ये बहुत से पेड़ पौधे जैसे चीड़, सेम, तम्बाकू आदि को क्या कहते हैं, क्षतिग्रस्त पहुंचाती है। ओजोन की मात्रा बढ़ने से जीवन में श्वसन दर, पौधों में वाष्प दर की ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण डीएनए अणु का टूटना, मोतियाबिंद, खांसी, आंख और छाती जैसी बीमारी में जलन होने लगती है। तो क्या है, ओजोन जो है समताप मंडल में उपस्थित होता है। ये पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है। अगर कम ऊंचाई पर ओजोन की सांद्रता बढ़ती है तो पौधों और जीवों के लिए क्या हानिकारक होता है। अगर आपको ओजोन की सांद्रता 0.01 ppm से अगर ज़्यादा होता है तो आपको पेड़ पौधों में भी क्षति पहुंचता है। पौधों की आप में वाष्प उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, उसमें डीएनए अणु का टूट जाता है, मानव में मोतियाबिंद, खांसी और आंख और छाती में जलन जैसी बीमारी उत्पन्न होने लगती है। अगर एरोसोल की बात करते हैं तो एरोसोल क्या है, एरोसोल रसायनों का एक प्रकार का समूह है जो वायु के रूप में मुक्त होते हैं। रसायनों का समूह है। ये वायुमंडल में 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक सूक्ष्म कणों को एरोसोल कहा जाता है। ठीक है, वायुमंडल में क्या आता है, रसायनों का समूह है जो वायुमंडल में 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक सूक्ष्म कणों का जो सूक्ष्म कण होते हैं उसको एरोसोल हो जाता है। इसमें मुख्यतः फ्लोरीन युक्त कार्बन के यौगिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोमीथेन रहते हैं। अगर एरोसोल में बोला जाता है तो आपको फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन और आपको क्लोरोफ्लोरोमीथेन रहता है। एरोसोल मुख्यतः वायुयानों, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर से आपको निकलते हैं। एरोसोल जब वायुमंडल में कम ऊंचाई पर आते हैं तो कोई विशेष हानि नहीं पहुंचती। अगर मान मतलब क्या है, कम ऊंचाई पर आते हैं तो कोई भी विशेष हानि नहीं होती है। लेकिन जब ये समताप मंडल में फैलते हैं तो ओजोन परत को काफ़ी हानि पहुंचाते हैं, जिससे क्या होता है, पराबैंगनी किरणें अधिक मात्रा में धरती पर पहुंच के तापमान में वृद्धि कर देगी और क्या होगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, मनुष्य में त्वचा कैंसर बीमारी हो सकता है। यानी एरोसोल क्या है, एक प्रकार रसायनों का समूह है जिसमें क्या होता है, सूक्ष्म कणों का आकार 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच, उसको एरोसोल बोलते हैं। एरोसोल में मुख्यतः जो है फ्लोरीन युक्त कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोमीथेन आपका आता है। ठीक है, ये एरोसोल जब मुख्यतः निकलते कहाँ से, तो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और सुगंधी जैसे सुगंधी से क्या निकलते हैं। एरोसोल जब वायुमंडल में कम ऊंचाई पर आते हैं तो क्या कहते हैं, समताप मंडल में फैलते हैं और ओजोन परत को क्या क्षति पहुंचाते हैं। और ओजोन परत क्षति होगा तो क्या होगा, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचेगी और पृथ्वी पर पहुंच के क्या करेगी, पेड़ पौधे और मनुष्य को प्रभावित करेगी। फ्लाई एश क्या आता है, फ्लाई एश एक ऐसा सूक्ष्म पाउडर है जो एल्युमिनियम सिलिकेट सिलिका और कैल्शियम के ऑक्साइड होते हैं। फ्लाई एश किसका होता है, तो एल्युमिनियम सिलिकेट, सिलिका और कैल्शियम ऑक्साइड के क्या होते हैं, मुख्यतः इसमें पाया जाता है। इसके अलावा सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट, कवर जैसे सूक्ष्म कण भी इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, फ्लाई ऐश का उत्सर्जन मुख्य रूप से कोयला के विद्युत गृह से होता है। आपको याद रखना है कि आपको फ्लाई ऐश मुख्यतः कहाँ से निकलता है, तो जहाँ विद्युत गृह यानी बिजली उत्पादन किया जाता है कोयला से, वहीं से निकलता है। और यह क्या करता है, वायु में पूरी तरह फैल जाता है और क्या करता है, फ्लाई ऐश ऐसे जीवों के श्वसन मार्ग को अवरुद्ध करता है। पत्तियों पर जमा हो जाकर उसके प्रकाश संश्लेषण बाधित कर देता है। और फ्लाई ऐश को वायुमंडल में जाने से रोकने के लिए चिमनियों में कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक और क्षेपक क्या होते हैं, इस्तेमाल आजकल क्या है किया जा रहा है, जिससे क्या होता है, आपका पोल्यूशन कम से कम हो। और इस फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है किसमें, आपको ईंटों बनाने में किया जाता है। ठीक है, यह हल्का होता है और टिकाऊ भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है फ्लाई ऐश क्या है। इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम सिलिकेट, सिलिका और कैल्शियम ऑक्साइड क्या होते हैं, पाए जाते हैं। सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट जैसे भी इसमें धातु पाए जाते हैं। फ्लाई ऐश के मुक्त उत्पादन जो होता है आपको कोयला से, जहाँ कोयला से बिजली उत्पादन किया जाता है वहीं होता है। और ये दूर दूर तक क्या होता है, फ्लाई ऐश फैल जाते हैं। लेकिन इसको क्या करने के लिए, आपको वायुमंडल में जाने से रोकने के लिए आपको चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक का प्रयोग किया जाता है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक, या इससे पूछा जाता है कि आपको कोयला से चलने वाला विद्युत गृह में आपको सूक्ष्म फ्लाई ऐश को रोकने के लिए क्या किया जाता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं निलंबित कणीय पदार्थ वायुमंडल में क्या क्या होते हैं। तो 0.1 माइक्रो से आपका 100 माइक्रोमीटर का ठोस द्रव कण क्या आता है, निलंबित कणीय पदार्थ है। यह औद्योगिक इकाई और ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में आता है और वायु को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। 10 माइक्रोन छोटे आकार कण हो तो PM10 और 1 माइक्रोन छोटे का हो तो आपको PM2 का 2.5 कहते हैं।
अगर क्या है आपका 10 माइक्रोन से छोटा है उसको PM10 कहेंगे, आपका 1.5 से अगर बड़ा है तो उसको PM2.5 कहेंगे। और ये सब कण जो है पहुँच के फेफड़ा को क्या करते हैं, फेफड़ा में परेशानी उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखते हैं आपका प्राकृतिक वायु प्रदूषक है। प्राकृतिक रूप में आपका ज्वालामुखी से उत्पाद निकलने वाला जहरीली गैस, परागकण, स्पोर्स और धूल कण, ये क्या का प्राकृतिक वायु प्रदूषक गैस के अंतर्गत आते हैं। यानी इसके पहले जितने भी हम पढ़ रहे थे वो क्या मानव निर्मित के हस्तक्षेप से हो रहा था। अगर प्राकृतिक वायु प्रदूषक देखा जाए तो प्राकृतिक में भी वायु प्रदूषक फैलते हैं। तो जैसे में आपका ज्वालामुखी का उद्गार होने से क्या होता है, प्राकृतिक रूप से प्रदूषण फैलता है। परागकण की बात की जाए तो परागकण भी क्या है, प्राकृतिक रूप से आपका प्रदूषण फैलाने वाला है। और स्पोर्स की बात की जाए ये भी प्राकृतिक रूप से प्रदूषण फैलाने वाला है। और धूल कण आदि इससे आते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक वायु प्रदूषक कौन है, तो आपको याद रखना है ज्वालामुखी हो गया, परागकण हो गया, स्पोर्स हो गया, धूल कण हो गया, ये सब क्या है तो प्राकृतिक वायु प्रदूषक है। चलिए अब पढ़ते हैं हरित गृह प्रभाव या उसका वैश्विक तापन। ठीक है, यानी इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए इसमें क्या होता है कि हरित गृह को समझने से पहले आपको ग्रीन हाउस समझ लेना आवश्यक है। क्या होते हैं तो कुछ हरे पौधे को गर्म वातावरण में विकसित होते हैं। अगर कोई पौधा, कुछ पौधे जो होते हैं आपका गर्म वातावरण में क्या होता है विकसित होते हैं, इसलिए उसको क्या कहता है गर्मी आपको मिलना चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं एक शीशे की दीवार में घर बनाते हैं। इसमें क्या होता है हरित गृह या पौधे को घर कहते हैं। हरित गृह में शीशे के दीवारों के द्वारा सूर्य के प्रकाश की दृश्य किरणें, ठीक है, और छोटी तरंग वाली किरणें और रक्त किरणें प्रवेश करती है और पौधे के घर से क्या सतह को तप्त कर देती है। और पौधे की सतह तप्त होने के पश्चात मुख्यतः लंबी तरंग वाली किरणें उत्सर्जित होती है जिन्हें शीशे की दीवार प्रभावित कर देती है और पौधा गर्म बना रहता है। पौधा का जो घर होता है वह क्या आता है गर्म वातावरण में हरे पौधे के विकास के लिए अनुकूल है। जैसे इसको समझने के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे में क्या है मान लें कि एक आप शीशा का घर बनाया हुआ है। जब सूर्य की किरणें आती हैं तो कौन सी लंबी आपको स्मॉल छोटी तरंग वाले और किरणें प्रवेश करती हैं, यहाँ के वातावरण को गर्म करते हैं। लेकिन जैसे वातावरण रिफ्लेक्ट होने होता है तो ये आपके क्या होते हैं दीर्घ तरंग जो है प्रकाश की दीर्घ तरंगें क्या है और तरंगें बाहर निकलती हैं। ठीक है, जिससे क्या आता है ये शीशा इसको जाने नहीं देता है, जिससे यहाँ का वातावरण क्या होता है गर्म रहता है। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं पौधे का उत्पादन होता है। इसका उपयोग हम वही वैसे जगह कर सकते हैं जैसे आपका जहाँ पर बहुत कम समय के लिए सूर्य का प्रकाश पहुँचता है वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है ताकि यहाँ का वातावरण क्या हो गर्म हो और यहाँ पर क्या हो आपको सब्जियाँ फल फूल जो भी है आपका उगाया जा सकते। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आप समझ गए होंगे। ठीक है, लेकिन ग्रीन हाउस है ये, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है। आपको फिर सुनाते हैं ये क्या प्रकार का, फिर से समझा देते हैं एक बार। ग्रीन हाउस इफेक्ट अलग है और ग्रीन हाउस की हम अभी क्या जो चर्चा कर रहे हैं हम किसका कर रहे हैं तो ग्रीन हाउस की। ग्रीन हाउस में क्या है एक प्रकार का घर शीशा का बनाया जाता है और इसमें क्या होता है सूर्य की जब प्रकाश किरणें आती हैं छोटी तरंग वाली आती है और रक्त किरणें आती हैं और यह क्या करते हैं यहाँ के वातावरण को क्या करती है गर्म करती है। गर्म करने के बाद क्या आते हैं यहाँ से जो उत्सर्जन होता है यह होता है छोटी तरंग आदि दीर्घ तरंग वाली और रक्त किरणें होती है जो क्या करता है ये शीशा उसको बाहर जाने नहीं देता है, जिससे क्या होता है यहाँ का वातावरण गर्म हो जाता है और इसमें पौधे क्या होते हैं अपना प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। इसका उपयोग वैसे जगह किया जाता है जहाँ जो प्रकाश है बहुत कम समय के लिए पहुँचता है, उसका प्रयोग यहाँ किया जाता है ग्रीन हाउस का। अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, तो देखिए हम आपको समझाते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में जैसे में क्या होगा यह आपका पृथ्वी हो गया। ठीक है, यह आपका पृथ्वी हो गया और पृथ्वी होने से जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ती है तो क्या करता है आपको रक्त किरणें जब पृथ्वी पे आती है तो पृथ्वी क्या होता है छोटी तरंग वाली पृथ्वी पे आती है तो यह क्या करता है यहाँ का वातावरण गर्म होता है। वातावरण गर्म होने के बाद क्या करता है कि जैसे ये दीर्घ तरंगे वाली सूर्य की प्रकाश की किरणें जब रक्त किरणें जब बाहर निकलना चाहती है तो क्या करता है एक जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैस का लेयर है वो क्या करता है इसके दीर्घ तरंगों को बाहर जाने से रोकता है, जिससे क्या होता है यहाँ का वातावरण गर्म हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिससे क्या होगा यहाँ का वातावरण गर्म होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है और यहाँ का तापमान क्या होगा बढ़ जाएगा। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखते हैं कि आपका ग्लोबल वार्मिंग में कौन कौन से गैस जो है इसको आपको प्रभावित करते हैं, कौन कौन सा गैस इसको सपोर्ट करते हैं। तो जैसे हम देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे ज़्यादा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही क्या करता है ग्लोबल वार्मिंग में मदद करता है, तो 60% है। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है इन लोगों का क्रम। तो पहले 60% है कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, उसके बाद 20% कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, फिर नाइट्रस ऑक्साइड हो गया और फिर हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में आपका 14% होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड 6% होते हैं। तो आपको ध्यान रखना
है। ठीक है, अब यह बोला जाता है कि 100 वर्षों में पृथ्वी का तापमान 0.5 डिग्री बढ़ा है और आपको 2030 तक आपको 2 डिग्री टेम्परेचर में वृद्धि हो जाएगी। यह इसका मतलब यह है कि आपके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस या आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट जो गैस है जो करते हैं उसकी मात्रा क्या है वायुमंडल में बढ़ रही है। तो इसके कारण हमको क्या है टेम्परेचर क्या है पृथ्वी का बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है पर्यावरण पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले क्या है कि जलवायु जो है अवांछनीय परिवर्तन जिससे पूरा समुदाय आपका प्रभावित होगा। समुद्र स्तर में वृद्धि होगा। क्यों? क्योंकि आपका पृथ्वी का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्रुवीय प्रदेश में जो आपके बर्फ जमे हुए वो पिघल जाएंगे जिससे क्या होगा समुद्र का स्तर में वृद्धि हो जाएगा और जितने भी आपका तटवर्ती क्षेत्र है वो क्या होंगे जल में डूबकर जलमग्न हो जाएंगे। अत्यधिक गर्मी से कृषि उत्पादन घट जाएगी। अगर आपका गर्मी हो यानी आपका पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो कृषि उत्पादन में भी कमी आएगी। अब नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो नियंत्रित करने के लिए पहले है कि आपका जीवाश्म ईंधन का कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे आपको क्या है ग्लोबल वार्मिंग वाले गैस का उत्पादन कम से कम हो। वृक्षारोपण ज़्यादा करना चाहिए और आपको पेड़ पौधे की कटाई कम करें जिससे क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा कम होगा। ऊर्जा क्षमता में सुधार लानी चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण, सब चीज़ का एक कारण है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण होने से आपका बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि जनसंख्या जैसे ही बढ़ता है सभी लोग अपने रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए प्रकृति का दोहन करते हैं जिससे क्या होता है पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। तो इसका मेन कारण क्या है आपका जनसंख्या बढ़ना। अब ओजोन डिप्लेशन की बात करते हैं तो ओजोन डिप्लेशन में क्या आता है कि सूर्य की किरणें उपलब्ध परावैंगनिक किरणें क्या आता है जीवों के लिए हमको पता है कि जीवों के लिए क्या हानिकारक है और यह क्या करता है ओजोन लेयर जो क्या होता है आपके परावैंगनिक किरणों को क्या करता है अवशोषित कर लेता है रोकता है। परावैंगनिक किरण से हमारे बॉडी में क्या त्वचा कैंसर मोतियाबिंद जैसे बीमारी होती है। ठीक है, ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। इसकी अगर मोटाई देखी जाए तो 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच रहता है। ओजोन का निर्माण समताप मंडल में ही होता है। ओजोन परत का जो निर्माण होता है समताप मंडल में होता है और यह क्या करता है परावैंगनिक ऑक्सीजन के अणुओं पर परावैंगनिक किरणों के प्रभाव से होता है। ठीक है, ओजोन में ओजोन का निर्माण के साथ साथ क्षय भी होता है और समताप मंडल में ओजोन के निर्माण और क्षय के बीच क्या होता है संतुलन बनता है। यानी क्या है कि ओजोन का जो परत है वो बनते रहता है और टूटते रहता है और यह जो संतुलन बना रहता है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी हम मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुख सुविधा के लिए क्या करता है अवांछनीय पदार्थ उससे क्या होते हैं उससे उत्पन्न होते हैं। जैसे आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यह क्या है फ्रियोन गैस है, मिथाइल क्लोराइड गैस है। यह क्या करता है समताप मंडल में पहुंचकर ओजोन से प्रतिक्रिया कर ऑक्सीजन के अणुओं को तोड़ देता है और दिनों पर दिन क्या है ओजोन परत का अवक्षय हो रहा है। यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन के क्लोरीन के अणु एक अणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को विखंडित कर देता है करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियोन और मिथाइल क्लोराइड जैसे गैस क्या होता है समताप में उपस्थित ओजोन परत को क्या करता है विखंडित करता है। क्लोरीन का एक अणु जो है 10 लाख ओजोन अणु को क्या करता है तोड़ देता है। ठीक है, और जब इसका असर बात की जाए तो इसका असर जो सबसे पहले आपको अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर देखा गया था। ठीक है, और इतना अधिक क्षय हो गया था कि इसको ओजोन होल की संज्ञा दी गई थी। अगर एग्जाम में पूछा जाता है ओजोन होल क्या है तो ओजोन होल में एक्चुअल में वो होल नहीं है। वह क्या है कि ओजोन परत का अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत का अपक्षय होना यानी जब मोटा था क्या होगा पतला हो गया, वैसी को बोलते हैं आपका ओजोन लेयर ओजोन होल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ओजोन लेयर की बात की जाए कि ओजोन लेयर की मोटाई को किसमें मापते हैं तो डॉप्सन अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन की परत जो है बहुत ही पतली हो गई है। ओजोन के मापन जो है डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किए जाते हैं। अगर एक डॉप्सन बात किया जाता है 0.011 मेमन मोटाई को बोलते हैं एक डॉप्सन। ठीक है, तो अगर बोला जाएगा कि ओजोन लेयर की जो मोटाई है उसको कितने मापा जाता है तो डॉप्सन में। ठीक, और 0.011 में मोटाई को एक डॉप्सन के बराबर होता है और ओजोन का जो सांद्रण देखा जाता है तो 300 डॉप्सन यूनिट के बराबर होता है। लेकिन ओजोन का जो सांद्रण है वह 220 डॉप्सन यूनिट के बराबर से कम होता है तो ओजोन छिद्र हो जाता है। ठीक है, ओजोन का जो अगर ऐसे ओजोन का जो है आपका 300 डॉप्सन यूनिट है आपका क्या है उसका मोटाई। ठीक है, लेकिन अगर 220 डॉप्सन हो जाता है तो हम बोलते हैं कि ओजोन छिद्र हो रहा है। ठीक है, अब 1974 में क्या है शेरवुड रॉलैंड और मारियो मेलिना ने यह पता लगाया। किसने पता लगाया था?
आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण समताप मंडल में ओजोन परत का क्षय हो रहा है। यह 1974 में कौन सा शेरवुड यानी शेर और मारियो ने क्या किया था, पता लगाया था। और 1985 में जोसेफ फरमन के नेतृत्व में टीम ने यह पता लगाया कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत का अपक्षय हो रहा है। तो आपको एग्जाम में पहले क्या है कि शेरवुड और रोमियो ये ने क्या किया कि यह पता लगाया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से क्या होता है, ओजोन लेयर में अपक्षय होता है। ये 1974 में पता लगाया। लेकिन 1985 में आपका जोसेफ फरमन थे, वो यह ब्रिटिश क्या थे, ब्रिटिश टीम का यानी आपका नेतृत्व जो है ब्रिटिश के आदमी थे। ये वो पता लगाया कि अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल में क्या ओजोन परत का भेद क्षय हो रहा है। ठीक है, और ये आपका है अंटार्कटिका के ओजोन परत आपका 40% क्षय हो चुका है। इसके कारण ही क्या कहता है, इसका ओजोन परत का मुख्य कारण जो है CFC गैस है। CFC इसके बैकअप एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, शीतलक, जेट इंजन, अग्निशामक उपकरण, गद्देदार फोम आदि के उपयोग होने से आपका क्या है, ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण है। देश में लगभग क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग बंद कर दिया। इसकी क्षति को कम करने के लिए देश में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बंद कर दिया गया और क्लोरीन सहित अपेक्षाकृत महंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन विकसित किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके जगह पे हम क्या कहते हैं, आपका फ्लोरोकार्बन विकसित किए जा सकते हैं। ओजोन का लगभग 10% हिस्सा क्षोभ मंडल में व्याप्त है। ठीक है, ओजोन का यह हिस्सा स्मॉग और वायु प्रदूषण का निर्माण कर मानव स्वास्थ्य समेत नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, आप देखते हैं कि वैश्विक लेवल पर क्या होगा। 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ था, जिसे फ्रेमवर्क कन्वेंशन भी कहा जाता है। यह कन्वेंशन जो है ओजोन परत की सुरक्षा हेतु कार्य के लिए किया गया था। 1985 वियना कन्वेंशन और 1987 में आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आपको कनाडा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, और फिर आपका 1 जनवरी 1989 को यह प्रभावी हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक बाध्यकारी समझौता है जिसके तहत आपका विकासशील देश 2010 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन को पूरी तरह बंद कर देंगे। और 1991 में आपका हुआ वियना कन्वेंशन पे हस्ताक्षर भारत किया था। भारत में ओजोन परत के संरक्षण 1991 वियना कन्वेंशन हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी के पदार्थ के रूप में 1992 में हस्ताक्षर किया गया। यानी आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में पूछाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, वियना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो आपको वैश्विक स्तर पर 1985 में आपका वियना कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम से कम उपयोग करने के लिए। फिर 1987 में आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कनाडा में मॉन्ट्रियल जगह पे हुआ था। 1989 में क्या हुआ, प्रभावी हुआ और आपका बोला था कि 2000 तक विकसित और 2010 तक विकासशील देश क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कम करेंगे। और 1991 ईस्वी में आपको भारत जो है आपका हस्ताक्षर वियना कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया था। अब बताइए एसिड रैन क्या होता है। तो एसिड रैन जो है आपके औद्योगिक इकाई, बिजली घर, स्वचालित वाहन से आपका ईंधन से क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। और यह क्या वर्षा के समय ऑक्साइड गैस जो है आपका और सल्फ्यूरिक अम्ल और क्या है नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तन हो जाते हैं और वर्षा के साथ जब पृथ्वी पर आते हैं तो क्या कहते हैं, ये हमारे लिए क्या है, इसी को बोलते हैं अम्लीय वर्षा। इससे क्या क्या क्षति है, तो ऐतिहासिक भवन में काफ़ी क्षति हो जाता है, इसका रंग पीला पड़ जाता है, मकानें कमज़ोर जाती है, लोहे से उपकरण जो बना होता है वो संक्षारित हो जाता है, जंग लग जाता है, मछली और अन्य जीवों भी जब आपका अम्लीय बन जाता है तो क्या है, मरने लगते हैं। मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो जाती है। अम्लीय वर्षा के कारण पेड़ पौधे की पत्तियां नष्ट होने लगती है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। तो यह क्या है आपका एसिड रैन क्या है, तो एसिड रैन औद्योगिक कल कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, यह वायुमंडल में जाते हैं। वायुमंडल में क्या करके ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर ट्राई और नाइट्रोजन मतलब अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया करने के बाद वर्षा ये बनते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बनते हैं, नाइट्रिक अम्ल। और वर्षा के जल के साथ जब पृथ्वी पर आते हैं तो ये क्या कहते हैं, बहुत हानिकारक होते हैं। इसका हानिकारक मेन देख सकते हैं कि जितने भी इमारतें हैं वो कमज़ोर पड़ जाती है। आपका जितने भी ऐतिहासिक भवन है उसको क्षति पहुंचता है। कैसे कि उसका कलर भी आपका, जैसे ताजमहल का कलर पीला पड़ रहा है, मथुरा वहाँ पर आपका मथुरा में फैक्ट्री होने के कारण क्या है, उसे जो निकल रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन गैस वो ताजमहल को काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं, तब को ध्यान रखना है। और मिट्टी की उर्वरता को भी कम करते हैं, क्योंकि अम्लीय होने से क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। और इसमें क्या है कि जल में क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ेगी, तो इसमें क्या होगा, जितने भी जीव जंतु हैं वो क्या होंगे, मरने लगेंगे। तो इस तरह से क्या है, आप दोनों आपका अम्ल वसा समझ गए।
वायु प्रदूषण की बात की जाए तो वायु प्रदूषण जो है वो प्रदूषण के आकार के पर निर्भर करता है। अगर आपका 50 माइक्रोमीटर से है तो उसको ग्रेविटी सेटलिंग यानी फैब्रिक फिल्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपके हानि रहित गैसों का प्रदूषण को अलग कैसे करेंगे, वायु प्रदूषण में नियंत्रण कैसे करेंगे। तो अगर वायु प्रदूषण में अगर 50 माइक्रोमीटर से अगर बड़ा क्या है, बड़े आपके सूक्ष्म कण है, तो उसको अलग करने के लिए हम लोग ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर यानी फैब्रिक फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको 50 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं उसको बोलते हैं साइक्लोन संग्राहक यानी साइक्लोन कलेक्टर का उपयोग किया जाता है। और उसके साथ साथ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर का यूज करते हैं, विद्युत अपक्षेपित का भी प्रयोग करते हैं। तो आपके वायुमंडल में जो हानि रहित गैस का जो आपका सूक्ष्म कण है उसको अलग करने के लिए हम 3 चीज़ यूज किए। पहले अगर 50 माइक्रोमीटर से बड़ा हो तो गुरुत्व आपका ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर या फैब्रिक फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको 50 मीटर से कम हो, क्या करना है सर? वायु प्रदूषण देख रहे थे। वायु प्रदूषण में है प्रदूषणों के कणों के आकार पे आपका अलग अलग किया जाता है। तो आपका 50 माइक्रोमीटर से रहेगा तो ग्रेविटी सेटलिंग के द्वारा। अगर आपका 50 माइक्रोमीटर से अगर छोटा है तो साइक्लोन कलेक्टर या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर के द्वारा उपयोग किया जाता है। अगर प्रदूषकों में हानि रहित उत्पादों में बदल देना है। दूसरा है कि आपका इस प्रक्रिया में प्रदूषकों को हवा में जो ऑक्सीकृत किया जाता है, ऑक्सीकृत किया जाता है, जिससे क्या होता है आपका प्रदूषण कम होता है। जैसे मोटर वाहन में कैटलिक कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है, जो क्या करता है प्रदूषण उससे कम फैलता है। ठीक है, ये क्या करता है कैटलिक कन्वर्टर ऐसे इंजन में अच्छी तरह काम करता है जिसमें शीशा मुक्त पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। जिसमें शीशा मुक्त पेट्रोल में क्या करते हैं आपका जनरली जो है शीशा का उपयोग मिलाया जाता है, जिससे आपका जो स्फोट वो होता है आवाज़ जो होता है वो कम होता है। ठीक है, पेट्रोलियम शीशा रहने से कैटलिक कन्वर्टर मौजूद उस पर कुछ समय बाद कार्य करना बंद कर देते हैं, यानी कैटलिक कन्वर्टर कन्वर्ट नहीं कर पाते। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए समान उपाय क्या है? तो आपका शीशा रहित सल्फर रहित पेट्रोल का उपयोग करेंगे तो आपका क्या होगा, कम से कम प्रदूषण होगा। आपका उद्योग स्थलीय प्रस्थान कर जो आपका निष्पादन होता है परिष्करणशाला होगा, आबादी से दूर खोला जाए। चिमनी हवा में फिल्टर लगी होना चाहिए। डीजल ईंधन का कम से कम प्रयोग, वनरोपण करनी चाहिए और कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए, वनों की कटाई पे। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगा के हम क्या कर सकते हैं वायु प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 लाया गया था, 19 मार्च 1981 को। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि अगर आपके इसमें 6 गुणवत्ता को सूचकांक देखे गए हैं कि वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है 6 अप्रैल 2015 को कुल 10 शहर में आपका रियल टाइम के आधार पर गुणवत्ता की निगरानी करने हेतु की गई थी। इसमें 8 प्रदूषणकारी पीएम हैं, 8 प्रदूषणकारी तत्व हैं। ठीक है, जैसे में आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ओजोन, ये सब क्या है लेड को ध्यान में रख के बनाया गया है, जिसमें से अगर आपका 0.0 से 50 के बीच में अगर सूचकांक रहता है तो ये अच्छा आता है। 50 से 100 में आपका संतोषजनक। समान प्रदूषित अगर 100 से 200 के बीच में रहता है तो समान प्रदूषित होता है। 200 से 300 रहता है तो ये खराब रहता है। अगर 300 से 400 के बीच में रहेगा तो बहुत खराब हो जाएगा। और आपको 400 और 500 के बीच में अगर वायु का पोल्यूशन का सूचकांक आ रहा है, इसका मतलब क्या है, बहुत गंभीर स्थिति है। वायु का जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो 4 बजे शाम में प्रकाशित किया जाता है प्रत्येक शहर में। ठीक है, आपको वायु प्रदूषण नियंत्रण लाने के लिए अधिनियम संशोधन 29 मार्च 1981 को पारित किया गया था। 16 मई 1981 में पूरे देश में लागू किया गया था। ठीक है, आगे चल के 1987 में इसी अधिनियम में ध्वनि प्रदूषण को शामिल किया गया। यह अधिनियम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को केवल न औद्योगिक इकाइयों की निगरानी करने की शक्ति देता है, बल्कि प्रदूषित इकाइयों को बंद करने का भी अधिकार इनके पास है। तो 19 मार्च संसद द्वारा 29 मार्च आपको 1981 में एक अधिनियम पूरे देश में लाया गया था। और आगे चल के जो है 1987 में इसको ध्वनि प्रदूषण भी इसमें शामिल कर दिया गया। ठीक है, 1987 में आपको लाया गया था 1981 में, लेकिन 1987 में ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल कर दिया गया। देखिए, इस बोर्ड की स्थापना जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974 में स्थापना किया गया। ठीक है, 1981 में वायु प्रदूषण संबंधी कार्य भी इसे सौंप दिए गए थे। यह बोर्ड का जिम्मेवारी है। ठीक है, प्रदूषण का स्तर को मापना, उसका वर्गीकरण करना, नियंत्रण के उपाय बताना, ध्वनि के आपका गुणवत्ता को तय करना, ये सब क्या है इनके कार्य हैं।
अब आते हैं वाटर पॉल्यूशन की बात करते हैं। तो वाटर पॉल्यूशन क्या है? वाटर पॉल्यूशन जब क्या है, जल में भौतिक और रासायनिक और जैविक गुणवत्ता में परिवर्तन होता है, उसको बोलते हैं आपका वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन दो प्रकार से हो सकते हैं। एक होता है आपका पॉइंट सोर्स, दूसरा होता है नॉन पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स वैसे होते हैं जो क्या है आपका, जैसे में भूमिगत कोयला खदान, डायरेक्ट वहीं से क्या होते हैं आपका वायु जो है, जल जो है प्रदूषित होते हैं। तेल कुआं वो भी के डायरेक्ट आपका क्या है प्रदूषित होते हैं। ठीक है, आपका बिजली घर से जो अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं जल में पारित तो डायरेक्ट होते हैं। तो डायरेक्ट उसको बोलते हैं, डायरेक्ट क्या होता है जल में आपके मिल जाते हैं, उसी को बोलते हैं डायरेक्ट। और अबिंदु यानी नॉन पॉइंट सोर्स उसको बोलते हैं, जैसे में खेत बगीचा निर्माण स्थल जल भराव सड़क गलियों के बहने से क्या होता है जल आते हैं। मतलब ये डायरेक्ट क्या करते हैं पॉल्यूशित नहीं करते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तन होने के बाद ही क्या करते हैं आपके प्रदूषित करते हैं। अब देखते हैं प्रदूषण के क्या क्या कारण होता है। घरेलू अपमार्जक, घरेलू अपमार्जक में हम क्या कहते हैं, घरेलू अपमार्जक का प्रयोग करते हैं जिसमें क्या होता है आपका नाइट्रोजन, एल्कीन, बेंजीन, सल्फोनेट हानिकारक अम्ल होते हैं जो नदियों तालाब में पहुंचकर जल को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, जिसमें अकार्बनिक रसायन से फॉस्फेट नाइट्रोजन का जलाशय में एकत्र होना सुपोषण कहलाता है। क्या होता है अकार्बनिक रसायन, जैसे में आपका फॉस्फेट नाइट्रोजन जलाशय में जब एकत्र होते हैं जिससे कहते हैं सुपोषण कहलाते हैं। यूट्रोफिकेशन कहलाते हैं। यूट्रोफिकेशन क्या है, इससे क्या होता है सुपोषण के कारण जो है शैवालों में वृद्धि होती है और शैवाल में क्या है ये जलाशय की तरफ सतह पर पूरी तरह फैल जाते हैं और शैवाल से जो विषैले रसायन उत्पन्न होता है वहाँ के जीवों के लिए खतरनाक हो जाता है। और सुपोषण के कारण तेजी से होने वाले शैवाल की वृद्धि को वाटर बूम बोलता है, ब्लूम यानी जल प्रस्फुटन। आपको ध्यान रखना है कि जल प्रस्फुटन सुपोषण क्या है, तो सुपोषण में है फॉस्फेट नाइट्रोजन जलाशय में जब एकत्रित होता है तो शैवालों की जनसंख्या बढ़ती है, शैवाल विषैले रासायनिक पदार्थ उत्पन्न करते हैं जिससे जलाशय में रहने वाले जीव खतरनाक हो जाता है। और इसका तेजी से बढ़ना, पोषण का तेजी से बढ़ना ही वो क्या बोलता है जल प्रस्फुटन यानी वाटर बूम बुलाता है, वाटर बूम बुलाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना। अवाहित मल जल, जो हमारे घर से जो सीवेज निकलते हैं उसमें क्या होता है, उससे क्या होता है जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और यह BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है बढ़ जाता है, जिससे जलीय जीव खास करके मछली मरने लगता है। ठीक है, और औद्योगिक से अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं जैसे लोहा, फिनॉल, क्लोरीन, तेल, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया गैस क्या है भारी गैस डायरेक्ट निकलते हैं और उसको पानी में क्या कर दिया जाता है बहा दिया जाता है, जिससे क्या होता है पानी का स्वाद खराब हो जाता है बल्कि उनसे तीव्र गंध आने लगती है। अगर कीटनाशी और उर्वरक का जब हम उपयोग करते हैं तो यह क्या करते हैं रासायनिक उर्वरकों का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। उर्वरक और कीटनाशी में उपस्थित खतरनाक रासायनिक पदार्थ क्या करते हैं जलाशय में पहुँच के प्रदूषित कर देते हैं। जैसे कीटनाशी में DDT खतरनाक रसायन पौधे खाद्य श्रृंखला से हर पोषक तक पहुँचते हैं और यह मात्रा पहले सेलुलर पुष्टि में बढ़ती जाती है। यह क्रिया जो है जैववर्धन कहलाते हैं। जैसे में क्या करते हैं DDT का प्रयोग करते हैं, यह रासायनिक हमारे खाद्य श्रृंखला में क्या पहुँच जाता है और एक पोषक से अगर प्रथम पोषक से द्वितीय स्तर में जाता है जिसका क्या होता है मात्रा बढ़ती जाती है, उसी को बोलते हैं जैव आवर्धन। तापीय जल प्रदूषण का प्रयोग, जैसे तापमान आपका नाभिकीय रिएक्टर में हम क्या करते हैं उपयोग करते हैं जल को ठंडा करने के लिए। जब नाभिकीय रिएक्टर में ईंधनों को ठंडा किया जाता है तो उसमें क्या आता है कि आपके पानी का तापमान बढ़ जाता है और इसमें वनस्पति उसमें जो जलीय जीव है वनस्पतियाँ मरने लगते हैं, वही आपका क्या है तापीय जल प्रदूषण। भारी धातु की बात की जाता है तो क्या है उद्योगों से निकालने वाले अवशिष्ट पदार्थ को जो डायरेक्ट पानी में मिला दिया जाता है तो उसमें क्या है पारा, लेड, कॉपर, जिंक, कैडमियम आदि की मात्रा रहती है जो जल में प्रदूषित करती है। इसका सेवन करने से हमको कौन कौन सा बीमारी होती है देख लेते हैं। जब हमारे शरीर में शीशा का अधिकतम स्वीकार क्षमता है 50 ppm क्या है, ठीक है 50 ppm, लेकिन जब हमारे इसकी जब मात्रा अधिक होती है तो हमारे क्या है मानव किडनी या यकृत प्रजनन संबंधी जात उत्पन्न होती है। ठीक है, ठीक है। और आपका इससे क्या होता है कि अगर नाइट्रेट की मात्रा 50 pm याद कर जाए किसी जनसंख्या आपका PM 50-20 pm से होता है तो क्या है आपका मेटा हीमोग्लोबिन नामक बीमारी होता है जिससे नीला रोग आता है। तो नाइट्रेट की मात्रा अगर बढ़ती है, ठीक है, तो आपको क्या होगा नाइट्रेट की मात्रा बढ़ती है तो आपके नीला रोग यानी मेटा हीमोग्लोबिन नामक बीमारी होती है जिससे बच्चे का शरीर का पीला रंग का पड़ने लगता है। फ्लोराइड का अगर मात्रा बढ़ते है 1 ppm मात्रा निर्धारित की गई, लेकिन जैसे ही 2 ppm बढ़ता है तो दांत बदरंग दिखने लगता है और फ्लोराइड की मात्रा 10 ppm से अधिक होने पर जो है दांत और हड्डी संबंधी रोग फ्लोरोसिस बीमारी होते हैं। आपको देखना है कि फ्लोराइड से बढ़ेगा तो फ्लोरोसिस होगा, नाइट्रेट बढ़ेगा तो आपका नीला रोग या मेटा हीमोग्लोबिनिया होगा। ठीक है, जब सल्फेट की मात्रा बढ़ती है तो आपके जल में कड़वापन आ जाता है। ठीक है,
आप देखते हैं कि आपका जल का अगर पीने के जल का क्या क्या गुण होना चाहिए, तो यह गंधहीन और रंगीन होना चाहिए, इसमें क्या पर्याप्त ऑक्सीजन मात्रा होना चाहिए और हानिकारक रसायन और जीवाणु से मुक्त होना चाहिए। ठीक है। आपका डीजल ऑक्सीजन डीओ की मात्रा की जाए तो 8 ग्राम मिलीग्राम पर लीटर आपको डीओ की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन जल तो ऐसे जल में संदूषित कहा जाता है जब मात्रा से क्या कम हो, 4 मिलीग्राम पर लीटर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, उसको संदूषित बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यह प्रोसेस है कि जल का प्रदूषण रोकने के उपाय हैं आपके 3 चरण में रोके जाते हैं। ठीक है। पहला में आपको क्या कहता है कि जो लंबे लंबे बड़े बड़े अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको सेडिमेंटेशन, फ्लोटेशन और छनन के द्वारा क्या कहते हैं दूर किया जाता है। ठीक। और सेकंड में क्या कहता है कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म निवारण और अपघटन करवाया जाता है और क्लोरीन का उपयोग करके जीवाणु को मार दिया जाता है और इस तरह से क्या करते हैं हम लोग जल का शुद्धिकरण करते हैं। तृतीय चरण क्या होता है, यह महंगा होता है, इसमें रिवर्स प्रसारण ऑक्सीजन जैसी रासायनिक विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब गंगा एक्शन प्लान कब आया था, जल प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं वो है गंगा एक्शन प्लान 1985 में आया था। ठीक है। आपको यही ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण कब आया था, 1995 में आया था। ठीक। नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 से आपको 20,000 करोड़ रुपया की 20,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था। जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1974 में आया था। ठीक है। यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राजस्तर बोर्ड की स्थापना की गई थी इसके द्वारा। अब आता है विकिरण प्रदूषण। विकिरण प्रदूषण में क्या है कि आपको देखिए, विकिरण प्रदूषण है अंतरिक्ष के वायुमंडल से भी क्या करते हैं कुछ अंतरिक्ष के पृथ्वी से वायुमंडल में क्या करता है कुछ विकिरण पदार्थ पड़ते हैं, जैसे यूरेनियम, रेडियम और थोरियम का पूछ रहे हैं, ये भी क्या है आपका वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और प्रदूषण को फैलाते हैं। नाभिकीय रिएक्टर का प्रयोग करते हैं, वो भी हमारे विकिरण प्रदूषण बढ़ाते हैं। आपका चिकित्सक क्षेत्र में एक्सरे और सीटी स्कैन का प्रयोग करते हैं, ये भी हमारा क्या है विकिरण प्रदूषण है। और नाभिकीय अस्त्र का जब हम परीक्षण करते हैं उसमें भी क्या करते हैं आपका विकिरण फैलते हैं। ठीक है। विकिरण का देखिए क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो आपका रक्त ल्यूकोमिया नामक बीमारी, रक्त कैंसर होता है, आपका जीवन में उत्परिवर्तन की दर बढ़ जाती है, यानी गुण सूत्र में परिवर्तन होने का आपका चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। परावैंगिक क्रिया में अधिक समय पर रहने पर आपका त्वचा संबंधी बीमारी पिगमेंटोसम आपका बीमारी हो सकता है। तो ये आपका विकिरण के प्रभाव है। ठीक है। फेफड़ों में आपका ट्यूमर हो सकता है, आपका ऊतक का क्षय हो सकता है रेडियो धार्मिक विकिरण से। ठीक। वजन पदार्थ का भी क्षरण होता है, तो ये आपका है विकिरण से। अब इसका क्या क्या है नियंत्रण कर सकते हैं, तो नियंत्रण के लिए हम क्या करना, आपके ईंधन परिवहन का रेडियो तत्व का हिसाब नहीं होना चाहिए आपका नाम के आपका ईंधन में। फिर ये सब हम क्या कर सकते हैं उपाय कर सकते हैं। जैसे साउंड पोल्यूशन क्या है, तो साउंड पोल्यूशन जो है चाहे ऊंची आवाज़ को हम क्या करते हैं शोर कर देंगे, हानिकारक प्रभाव को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यह ध्वनि प्रदूषण 1987 में जो 1974 में बनाया गया था, भारत सरकार ने 1987 में वायु प्रदूषण के साथ साथ इसको क्या किया संशोधन करके वायु प्रदूषण के साथ ध्वनि प्रदूषण भी जोड़ दिया गया था। ठीक है। वायु प्रदूषण रोकथाम 1981 में बनाया गया, उसी में क्या किया 1987 में आपको इसमें जोड़ दिया गया। देखिए अब इसका है कि 20 से 25 डेसिबल क्या है ध्वनि सुनने योग्य होता है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको 45 डेसिबल माना है, क्या निर्धारित किया गया कि सही है। 80 डेसिबल में आपका मनुष्य को बेचैनी होता है और 130 डेसिबल में आपका पीड़ा दर्द हो सकता है। तो ये आपका अगर औद्योगिक क्षेत्र से 70 से 75 डेसिबल रात के समय और आपका दिन के समय इतना है। और आपको याद रखना वाणिज्य क्षेत्र 65, आवासीय क्षेत्र में 55 और आसाम क्षेत्र में 50 से 40 इतना डेसिबल का आवाज़ आता है। ठीक है। तो इस तरह से ठोस अवशिष्ट पदार्थ को निपटारा की बात की जाए तो आपका सैनिटरी लैंडफिल्स द्वारा देखिए इसमें सैनिटरी लैंडफिल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, क्योंकि अवशिष्ट पदार्थ में उपस्थित रासायनिक पदार्थ इसकर भौम जल को प्रदूषित कर देता है। इसमें क्या क्या के ठोस अवशिष्ट पदार्थ को गड्ढा करके डाल दिया जाता है और मिट्टी से ढक दिया जाता है। लेकिन क्या होगा कि कुछ समय के बाद ये अवशिष्ट पदार्थ जो है आपका जल में मिल जाते हैं और जल में क्या प्रदूषित करते हैं, वही जल हम पीते हैं तो क्या होता है बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है। और भस्मीकरण क्या आता है कि भस्मीकरण जो ठोस अवशिष्ट पदार्थ है उसको 1 डिग्री टेम्परेचर पर क्या किया जाता है उसको जलाया जाता है। जैसे जितना भी खतरनाक कचरा है अस्पताल से अवशिष्ट पदार्थ है उसको इसी तरह निष्कासन के आपको निपटाया जाता है। जैविक पुनर्संचरण के बायो प्रोसेसिंग के मतलब क्या है, इसका प्रयोग अवशिष्ट पदार्थ को कंटेनर में तब तक रखा जाता है जब तक वह घटित ना हो। यह आपका है जैविक बायोलॉजिकल रिप्रोसेसिंग। समुद्र डंपिंग में क्या है कि 1000 फैथम की गहराई पर क्या अवशिष्ट पदार्थ को हम क्या करते हैं भरकर एक अच्छे पैकेट में भरकर सील कर दिया जाता है, वो आता है समुद्र डंपिंग। ठीक है। इसमें क्या आता है ठोस अवशिष्ट पदार्थ को नियंत्रण करने के रियूज और रिसाइकल एक बेहतर विकल्प है। प्लाज्मा आर्क क्या है, तो खतरनाक और रेडियो कचरों को निपटान होने हेतु इस विधि में कचरा पूरी तरह नष्ट हो जाता है।
और इसमें क्या क्या आता है कि नाइट्रोजन सल्फर गैस हानिकारक नहीं बनते हैं। जैसे इसको जलाने से क्या होता है, जो खतरनाक गैस नाइट्रोजन सल्फर गैस बनते हैं वो नहीं बनते हैं। किसने ये, लेकिन ये आपका प्लाज्मा आर्क जो है वह आपका बहुत महंगा है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है प्लाज्मा आर्क विधि द्वारा रेडियो सक्रिय और पैसे में प्राण है। तो प्लाज्मा आर्क द्वारा समुद्र डंपिंग में ये भी उसमें भी क्या आता है, लेकिन इसमें क्या कहता है आपको 1000 पैदल की गहराई के नीचे आपको समुद्र के नीचे गाड़ दिया जाता है। बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन तब तक रखा जाता है जब तक अपघटन न हो जाए। वाष्पीकरण में क्या होता है, सबसे अपशिष्ट पदार्थ को 1000 डिग्री टेम्परेचर पर जलाया जाता है और सेंट्री लैंड फिश में जमीन के अंदर इसको गाड़ दिया जाता है। तो इस तरह से हम क्या लिए इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगले वीडियो में आपका इसका ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय